सोनिया के घर में रात के 12 बजे सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। पापा, आज तो चाचा जी ने हंसा हंसा कर पेट में दर्द ही कर दिया। सच में क्या जोक्स मारे उन्होंने। आखिर भाई किसका है? ये तो उसे घर जाना था, नहीं तो और बैठता तो मजा ही आ जाता। इतनी जल्दी भी क्या थी चाचा जी को घर जाने की? अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं। अब क्या बता, तेरी चाची जी को नींद आ रही थी शायद। इतनी जल्दी किसको नींद आती है पापा? आपको पता है मुझे रात के 1-2 बजे से पहले नींद ही नहीं आती, चाहे कुछ भी कर लो। पता है मुझे, हम सब ऐसे ही है। बस तेरी माँ है जो हमारे साथ जाग नहीं पाती जल्दी। हाँ तो मैं उठती भी तो जल्दी हूँ ना, वो किसी को नहीं दिखता। हाँ तो किसने कहा है जल्दी उठने को? कौन सा यहाँ सास ससुर है तुम्हारे, या मैंने तुम्हें कभी रोका हो? बताओ। 12 बजे तो यहाँ तुम लोगों की शाम शुरू होती है, उससे ज्यादा देर से क्या ही सोऊं अब मैं। सोच ले सोनिया, शादी के बाद सबको जल्दी उठना होता है। अरे वो तो मेरी बेटी उठी जाती है, तुमने देखा नहीं है? 7 बजे तो इसकी आँख खुली जाती है। बस दिक्कत जल्दी सोने की है, उठने की नहीं। तुम बाप बेटी का कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, तुम लोग जागते रहो उल्लू की तरह। अब देखिए, ये तो नियति का नियम है कि जैसे आप होंगे वैसा आपको ससुराल कभी नहीं मिलने वाला। तो बस फिर क्या था, सोनिया की जिंदगी में एक बड़ा सा बदलाव आया, और वो जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन रात के उल्लू अगर शाम को सोने वाले पंछियों से मिल जाए तो कैसे गुजारा होगा, ये बस अब देखने वाली बात थी। शादी में जा रहे हैं, कुछ ढंग के सूट्स ले लेना सोनिया। ये सुबह से 5वीं बार बोल चुकी है माँ कि मेकअप अच्छा से ले लेना, सूट्स अच्छे से ले लेना, बाल ठीक करवा लेना। तो शादी में जा रहे हैं, कितने सारे लोग आने वाले हैं वहाँ, बस इसलिए कह रही हूँ। अरे तुम उसे बता क्यों नहीं देती? बता देंगे तो शादी में नहीं चलेगी ये। आखिर गई तो बाप पर ही है। ज्यादा खुश मत हो, लड़का बहुत अच्छा है, परिवार का बहुत नाम है शहर में, खुद के काजू बादाम के व्यापार है उनके। सोनिया बहुत खुश रहेगी वहाँ, मेरी छोटी बहन के रिश्तेदार है, हमें ज्यादा जांच पड़ताल भी नहीं करनी पड़ेगी उनकी। हाँ, सोनिया के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए जो उसे जिंदगी भर खुश रखे। मैंने तो सुना है हमारी बिटिया से ज्यादा समझदार सौरव है, वो बहुत अच्छे से रखेगा, देखना। आप दोनों क्या बातें कर रहे हो कब से? देखो मैंने ये लहंगा ले लिया है, सही है? बात सही है, अगर बात पक्की हो गई तो रोका भी वहीं कर लेंगे, यही लहंगा पहन लेना। बात पक्की? लेकिन हम तो किसी की शादी में जा रहे हैं ना। अरे तू वो सब छोड़, चल सब कुछ अच्छे से पैक कर ले। मीरा और पंकज ने सोनिया को बताया नहीं था कि वहां उसे सौरव की फैमिली भी देखने आने वाली है। मीरा को तो यही था कि सौरव सोनिया से मिल ले, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे, और हुआ भी वही। शादी की मौज मस्ती में सोनिया और सौरव काफी हिलमिल से गए थे। अरे मेरा दुपट्टा फंस गया, किससे बोलो, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं मदद कर दूं आपकी? आप यहाँ? वो मैंने देखा कि आपका दुपट्टा अटक गया है यहाँ, तो मैं यहाँ आ गया आपकी मदद करने। बड़ी तेज नजर है आपकी। नहीं नहीं, तेज नहीं है, बस अब से हट नहीं रही है। जी क्या कहा? अरे कुछ नहीं, बस आपकी तारीफ कर रहा था। शादी के खत्म होते होते सोनिया और सौरव एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और उनके घर वालों को भी दोनों की जोड़ी बड़ी ही सुंदर लग रही थी। और फिर वही हुआ जो मीरा ने सोचा था, उन लोगों का रोका भी वहीं हो गया, और घर वापस आते ही घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेरी छोटी सी गुड़िया की अब शादी होने वाली है, कितना मिस करूंगा बेटा। बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है, आप दुखी मत होइए पंकज जी। कैसे दुखी ना हो, सोनिया मेरी एक ही बेटी है, उसके बिना रहना कितना मुश्किल है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अरे मैं भी तो माँ हूँ उसकी, लेकिन जो दस्तूर है दुनिया का वो तो निभाना ही पड़ता है ना। देख सोनिया बेटा, अगर तुझे वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपने पापा को बस एक फोन कर देना, मैं तुझे वहां से ले आऊंगा। पापा मैं वहां कैसे रहूंगी आप दोनों के बिना? देखा, आप उसे भी रुला दिया। चलिए अब दोनों चुप हो जाइए, विदाई के लिए आंसुओं को बचा कर रखिए। विदाई दुनिया का ऐसा दस्तूर है जो किसी भी पिता के लिए कभी आसान नहीं होता। अपने कलेजे के टुकड़े को इतने सालों तक सीने से लगाए रखने के बाद दूर कर देना कितना मुश्किल होता होगा, वो हर पिता समझ सकता है। सोनिया की विदाई के बाद पंकज का कहीं मन नहीं लग रहा था। विदाई के 1 घंटे बाद ही वो सोनिया को फोन कर देते हैं। हेलो बेटा, तू ठीक तो है ना? वहां तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं पापा, अभी तो मैं ससुराल पहुंची हूँ, बस हमारा स्वागत चल रहा है यहाँ। मैंने कहा था ना, अभी उसे वहां मेहमानों के बीच स्वागत चल रहा होगा, आप उसे क्यों फोन कर रहे हैं बार बार?
सोनिया तू अपने ससुराल पर ध्यान दे, कल जब फ्री हो ना तब बात करना। हाँ बेटा। हाँ बीना। अरे इसमें क्या हुआ, मैं उसका पिता हूँ, उसे कभी भी फोन कर सकता हूँ। हाँ आप उसके पिता है, लेकिन आपको अब समझना होगा कि वो किसी के घर की बहू है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। पंकज का मन मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी बेटी अब किसी के घर की बहू बन गई है, लेकिन मीरा के कहने पर उसने अपने आप पर काबू कर लिया। वहां सोनिया अपने नए ससुराल को समझने में लगी थी कि उसके सामने एक चौंकाने वाली बात सामने आई। माँ जी अभी तो बस 6 बजे हैं, अभी से खाना क्यों बना कर रखा है हमने? अरे बेटा 7 बजे तक सब लोग यहाँ खाना खा लेते हैं और 8 बजे सोना भी तो होता है ना। अच्छा दादाजी जल्दी खाना खाकर सो जाते होंगे ना? अरे नहीं नहीं, सिर्फ दादाजी नहीं, यहाँ सब लोग 7 बजे तक खाना खा लेते हैं और 9 बजे तक सब लोग सो भी जाते हैं। क्या सब लोग? मतलब सौरव जी आप लोग सब? हाँ भाभी, सुबह को भी सब लोग 5 बजे उठ जाते हैं, फिर हम सब कसरत करते हैं, साथ में नाश्ता खाते हैं। वो सब तो ठीक है कि सुबह को सब लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कौन सोता है? सुबह नींद कैसे आती है यहाँ? सालों की आदत है ना भाभी, आ जाती है सबको नींद। मुझे पता है नया नया लगेगा तुम्हें पहले, लेकिन तुम्हें भी ना उसके बाद आदत पड़ जाएगी बहू, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता कैसे ना करूं? 8 बजे तो मैं नाश्ता करती थी अपने घर में, बस यहाँ तो 8 बजे सो जाते हैं सब लोग। कैसे आएगी नींद? मैं रात की उल्लू की तरह जागती रहती हूँ। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। सोनिया के लिए तो ये सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उसे तो कभी जल्दी सोने की आदत ही नहीं थी, लेकिन इस घर में तो सब लोग बहुत जल्दी सो जाते थे। पहले कुछ दिन तो सोनिया कोशिश करती रही, लेकिन उसके बाद इरिटेट होकर उसने अपने पापा को फोन कर दिया। पापा मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ का रहन सहन इतना अलग है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ बेटा? पापा यहाँ सब लोग 7 बजे खाना खा लेते हैं और 9 बजे तक सो भी जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और मैं अकेली जागती रहती हूँ। बस इतनी सी बात? आपके लिए छोटी बात होगी पापा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे तो 1 बजे से पहले नींद ही नहीं आती। यहाँ 9 बजे तक सब लोग सो जाते हैं, मैं क्या करूँ? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा। मतलब? बेटा शादी हुई है तेरी, आदतें नहीं बदली है। अगर तुझे देर से सोने की आदत है तो तू देर से ही सो। लेकिन यहाँ सब लोग जल्दी सो जाते हैं ना। अरे तो उनसे बोल दे थोड़ी देर से सो जाए। अरे मैं कैसे बोलूं पापा? क्यों नहीं बोल सकती? तू उस घर की बहू है, कोई मेहमान नहीं है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा पापा। अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे। नहीं नहीं पापा, रहने दीजिए। अरे तू चिंता मत कर, मैं अभी बात करता हूँ। किससे बात कर रहे हैं आप? समधी जी से। क्या जरूरत है? हमारी बेटी परेशान है और मैं चुप बैठा रहूं? अरे अभी नई नई शादी है, थोड़ा समय तो दीजिए उसे। समय किस बात का? अगर उसे परेशानी हो रही है तो हमें बोलना चाहिए। हर बात में माई का बीच में आएगा तो बेटी अपना घर कैसे बसाएगी? मैं बस बात कर रहा हूँ, लड़ाई थोड़ी ना कर रहा हूँ। पंकज मनोहर जी को फोन लगा देते हैं। नमस्कार समधी जी। नमस्कार समधी जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाइए। बस एक छोटी सी बात करनी थी। हाँ जी कहिए। वो सोनिया को थोड़ी दिक्कत हो रही है जल्दी सोने में। अच्छा? उसे बचपन से ना देर तक जागने की आदत है, इसलिए अगर आप लोग थोड़ा देर से सो जाए तो उसे भी अच्छा लगेगा। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है समधी जी, अगर हमारी बहू को परेशानी है तो हम कोशिश करेंगे। बस बस बस, मैं यही चाहता था कि उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। किसका फोन था जी? समधी जी का। सब ठीक तो है ना? हाँ, बस सोनिया को जल्दी सोने में दिक्कत हो रही है। अरे भाभी ने बताया क्यों नहीं? समधी जी कह रहे थे कि हम थोड़ा देर से सो जाया करें। अगर बहू को अच्छा लगेगा तो हम आज से थोड़ा देर से ही सो जाएंगे। हाँ मम्मी, कोई बात नहीं। धीरे धीरे उसे भी आदत हो जाएगी। तब तक हम सब उसका साथ देंगे। मनोहर और सविता को सोनिया की बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी थी। उन्हें यही लगा कि नई बहू है, नए घर में आई है, अगर उसे किसी बात की परेशानी है तो परिवार होने के नाते उन्हें उसका साथ देना चाहिए। लेकिन सालों की आदत एक दिन में बदल जाए, ऐसा भी कहाँ होता है। बहू, आज खाना 8 बजे खाते हैं। सच माँ जी? हाँ बेटा। और आज 9 बजे नहीं 10 बजे सोएंगे। मेरी वजह से? अरे तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना बेटा। धन्यवाद माँ जी।
अरे खाना हुआ क्या? बस बाबूजी आज थोड़ा देर से खाएंगे। देर से क्यों भाई? भाभी को जल्दी नींद नहीं आती ना दादाजी, तो वो परेशान हो जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी कितने बजे भाभी? अभी तो 9 ही बजे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 12 बज गए हो। हाँ मुझे भी आज कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है। मनोहर सो गए क्या? नहीं बाबूजी, मेरी तो आंखें ही खुल नहीं रही। बाबूजी बस थोड़ी सी देर और। अच्छा भाभी बातें करते ना। हाँ हाँ करते ना। कॉलेज में आपने सबसे ज्यादा शरारत क्या की थी? अरे बहुत सारी, कौन सी बताऊं? बताइए ना। एक बार ना हमने कुछ देर बाद, अच्छा फिर? फिर सब लोगों को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन अपनी बहू के लिए हर कोई कोशिश कर रहा था जिससे वो अकेली ना हो। यहाँ तक कि दादाजी भी, वो इतनी बड़ी उम्र के थे, वो भी पोता बहू के लिए वहीं बैठ गए थे। अरे मैं तो सुनते सुनते ही दवाई लेने लगी। पापा 10 बजने में कितना समय है? 10 मिनट बेटा। आज तो 10 मिनट भी 1 घंटे जैसा लग रहा है। सच कह रहे हो? 10 बज गए क्या? नहीं दादाजी। मुझे तो लग रहा है कि सुबह होने वाली है। तभी घड़ी में 10 बजते हैं। चलिए अब सब सो जाइए। आज तो बिस्तर देखते ही नींद आ जाएगी। मुझे तो पहले से ही आ रही है। ये लोग सच में मेरी वजह से जाग रहे हैं। इतनी देर तक कितने थक गए हैं सब बेचारे। अगले दिन भी यही हुआ, उसके अगले दिन भी यही हुआ। पूरा परिवार अपनी आदत बदलने की कोशिश करता रहा, लेकिन 9 बजे के बाद हर किसी की आंखों में नींद साफ दिखाई देने लगती थी। दूसरी तरफ पंकज को यही लग रहा था कि उसकी बेटी को किसी भी कीमत पर बदलना नहीं चाहिए। हेलो बेटा, अब सब ठीक है ना? हाँ पापा, अब सब लोग 10 बजे सोते हैं। सिर्फ 10 बजे? जी। अभी भी जल्दी है। लेकिन अरे बेटा, तू किसी के हिसाब से बदलना मत। जी पापा। अगर जरूरत पड़े तो उन्हें और देर तक जागने के लिए बोल दे। पापा लेकिन मेरी बेटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। आप फिर से वही बातें कर रहे हैं। तो गलत क्या कह रहा हूँ मैं? बहुत गलत कह रहे हैं आप। कैसे? आप बेटी का घर बसा रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? मैं उसका साथ दे रहा हूँ। शादी हो जाने से बेटियां पराई नहीं हो जाती। साथ देना और बढ़ावा देना दोनों में फर्क होता है पंकज जी। तुम हमेशा मुझे ही गलत साबित करती हो, लेकिन बेटी का साथ कभी मत देना है। कुछ दिन बाद सोनिया पहली बार अपने मायके आई। पंकज अपनी बेटी को देखकर खुश थे, लेकिन मीरा को यही सही समय लगा जब वो सोनिया को रिश्तों की सबसे जरूरी बात समझा सकती थी। कैसी है बेटा? अच्छी हूँ माँ। अब वहाँ सब लोग 10 बजे सोते हैं ना? हाँ माँ। आप पहले कितने बजे सोते थे? 9 बजे। मतलब उन्होंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए 1 घंटा बदल दिया। हाँ, सबने मेरी वजह से अपना टाइम बदल दिया। अब बातें करते हैं, गेम खेलते मेरे साथ। बेटा एक बात पूछूं? पूछी ना माँ। उन्होंने तुम्हारे लिए 1 घंटा आगे कर दिया, क्या तुम उनके लिए 1 घंटा पीछे नहीं आ सकती? लेकिन मुझे आदत नहीं है ना जल्दी सोने की माँ, मैं कैसे? रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से चलता है। अगर वो कहते हैं हमारी बहू को ही बदलना पड़ेगा तो? नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने तुम्हें समय दिया, तुम्हारी आदत समझी, तुम्हारे लिए अपनी आदत बदली। अब तुम्हारी बारी है बेटा। मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं कभी माँ। बेटा ससुराल में धीरे धीरे ही सब सीखता है इंसान। एक दिन में कोई किसी के जैसा नहीं बनता। अब सही कह रही हूँ माँ। और याद रखना, समझौता करने वाला इंसान छोटा नहीं हो जाता, रिश्ता बड़ा हो जाता है। मीरा जी? शायद गलती मेरी भी थी। मैं तो कब से यही समझा रही थी आपको, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं थे। सोनिया के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमारी बेटी को बदलना चाहिए, लेकिन आपने उन्हें सीधा फोन कर दिया। लेकिन उन्होंने इस बात का भी बुरा नहीं माना। अरे मैं तो बस इतना चाहता था कि मेरी बेटी खुश रहे। खुश तो वहीं रहेगी जब उसे अपनी नई जिंदगी जीने देंगे। माता पिता का ज्यादा इंटरफेरेंस बच्चों की जिंदगी में अच्छा नहीं होता।
चाहे वो दामाद के घर वाले हो या बहू के मायके वाले ही क्यों ना हो। शायद मैं उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। बेटी का हाथ पकड़कर चलना अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद उसका हाथ छोड़ना भी पड़ता है, तभी तो वो आगे बढ़ पाती है। आज समझ में आया कि जरूरत से ज्यादा प्यार भी कभी कभी बच्चों को कमजोर बना देता है। पापा। नहीं बेटा, अब मैं तुझे यही कहूंगा, अपने घर को अपना घर समझ कर जीना। अगर कभी सच में कोई तकलीफ हो तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, लेकिन जहाँ सिर्फ आदत बदलने की बात हो तो वहां पहले खुद एक कदम बढ़ाना। जी पापा, अब मैं भी कोशिश करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मुझे भी जल्दी नींद आने लगी, तब तक मैं अपने नए परिवार के लिए कोशिश तो कर ही सकती। कांता अपने घर के सोफे पर बैठी थी और दोनों बहुएं मोबाइल चला रही थी। सुनो रीमा, प्रिया, अपने फोन जरा साइड में रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी गोदावरी बुआ जी आ रही है। लो मम्मी जी, अब बुआ जी क्यों आ रही है? अरे प्रिया, बुआ जी क्यों आ रही है का क्या मतलब? उनका घर है, उनके भाई का घर है, जब मर्जी आ सकती है। सुबह ही उनका फोन आया था। मम्मी जी, उनके आने से घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है, हमेशा टोका-टाकी करती रहती है। मुझे मत सिखाओ रीमा, मुझे पता है कि जीजी कैसी है, इसलिए पहले ही तुम्हें इत्तला कर रही हूँ कि थोड़ा तरीके से रहना उनके सामने। देख लेंगे मम्मी जी, कौन सा वो हमें खा ही जाएंगी। जब सामने आएंगी ना प्रिया, तब ये सारी हेकड़ी निकल जाएगी तुम्हारी। अगले दिन गोदावरी बुआ जी घर पहुंच चुकी थी और सुबह के 11 बज चुके थे। कांता, ओ कांता, कहाँ मर गई सबकी सब? सुबह के 11 बज गए हैं और घर में सन्नाटा पसरा है। हाँ ये जीजी, प्रणाम, बैठिए आप, मैं पानी लाती हूँ। पानी तो मैं पी लूंगी कांता, पहले ये बता कि तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? अभी तक कोई दिखाई नहीं दी। तभी रीमा और प्रिया आंखों को मलते हुए कमरे से बाहर आई और सीधे नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। बुआ जी सोफे से उठकर सीधे नाश्ते की टेबल के पास पहुंच गई। यार ये कौन सा तरीका हुआ तुम लोगों का? 11-11 बजे सोकर उठती हो तुम? ये कोई ढंग हुआ क्या बहू बेटियों का? बुआ जी, इतनी रात को सोए थे तो सुबह आँख देर से खुली, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे सामने मत चलाओ अपनी ये प्रॉब्लम। गोपाल जी को कौन नहलाएगा? तुम्हारे गोपाल जी क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? सुबह 11 बजे सो के उठेंगे तो उनको खाना कब दोगे? बुआ जी, ठाकुर जी की पूजा तो मम्मी जी रोज कर लेती है ना, तो तुम दोनों यहाँ सिर्फ राज करने आई हो क्या? जब खाने का टाइम है तब तुम सो के उठ रही हो, ये बहू बेटियों के लक्षण है क्या? जी सुनो ना, वो थोड़ा कोई बात नहीं, बच्चे ही है, आज देर हो गई तो। अरे तू चुप कर कांता, तू चुप रह, तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कौन से ढंग सिखाया तूने अपनी बहुओं को? ऐसा होता है क्या किसी के घर में? प्रिया और रीमा गुस्से में पैर पटकती हुई वापस अपने कमरे में चली गई। दोपहर के 1 बज चुके थे और घर की काम वाली बाई किचन में खाना बना रही थी। रीमा, प्रिया, जरा किचन में जाकर देख लो, बाई ने खाना बना लिया है क्या? बुआ जी के खाने का समय हो गया है। मम्मी जी, जब बाई किचन में है तो हम वहां जाकर क्या करें? वो अपने आप खाना बनाकर टेबल पर लगा देगी। हाँ मम्मी जी, वैसे भी आज बहुत गर्मी है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, एसी चल रहा है वहां। दोनों बहुएं अपने कमरों में जाकर बिस्तर पर पसर गई और मोबाइल चलाने लगी। तभी गोदावरी बुआ जी अपने कमरे से निकलकर सीधे ड्राइंग रूम में आई, जहां अनिल और सुनील बैठे थे। सुनील, तू अभी तक यहीं बैठा है क्या? जा मेरे लिए किचन से एक ठंडी कॉफी बना ला, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। और अनिल, तू भी यहाँ से उठ, तूने मेरा फोन चार्जिंग पर लगाया नहीं है क्या? तू एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता, सीधे यहाँ आकर बैठ गया। बुआ जी सोफे के पास खड़ी होकर ये सब देख रही थी और उनके कान लाल हो चुके थे। अरे रीमा, अरे प्रिया, ला शर्म सब बेच खाई हो क्या तुम दोनों? क्या हुआ बुआ जी, अब हमने क्या कर दिया? अपने पतियों से तू तड़ाके से बात कर रही हो। अनिल तू यह करते, सुनील तू वहां जा, पति है तुम्हारे, कोई तुम्हारे बंधुआ मजदूर या नौकर नहीं है जो सीधे नाम लेकर तू कर रही है। बुआ जी, आजकल तो सब आपस में ऐसे ही बात करते हैं, इसमें इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम है? हमारे सामने मत चलाओ अपना ये आजकल का फैशन। और अनिल, सुनील, तुम दोनों के शरीर में मर्दों का खून है या पानी का हो गया है रे? बीविया तुम्हें तू बोल रही है और तुम लोग तुम हिलाते हुए हाँ में हाँ मिला रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अनिल और सुनील नजरें झुकाकर वहां से खिसक गए। तभी काम वाली बाई खाना टेबल पर लगाकर चली गई। बुआ जी डाइनिंग टेबल पर बैठी और उन्होंने खाने की थाली को देखा। कांता, ये खाना किसने बनाया?
इसकी रंगत देखकर ही पता चल रहा है कि ये तेरे हाथ का नहीं है। जी जी, वो खाना बनाने के लिए बाई आती है ना, उसी ने बनाया है। क्या बाई ने खाना बनाया है? तो ये दोनों महारानियां यहाँ किस लिए बैठी है? तुम लोग घर में खाना भी नहीं बना सकती हो खुद के हाथ से। बुआ जी, जब बाई खाना बनाने के लिए रखी गई है तो हम किचन में जाकर क्यों अपना पसीना बहाए? बुआ जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने चम्मच टेबल पर पटक दी। तुम कोई काम धाम नहीं करोगे? तो एक बात बताओ, तुम्हारी आरती उतारे क्या हम सब यहाँ बैठ के? तुम बहुओं को किस लिए लेकर आए हैं हम फिर? बुआ जी, हम घर का दूसरा काम तो देख ही लेती है ना। सारा दिन बिस्तर पर पसरी रहती हो, मोबाइल चलाती रहती हो, टीवी देखती रहती हो। तुम लोगों को कोई काम धंधा है भी कि नहीं? घर में बहुएं शोभा देती हैं खाना बनाने के लिए। घर की लक्ष्मी खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? तुम तो नौकरानियों के हाथ का खाना खिला रही हो पूरे परिवार को। मम्मी जी, बुआ जी तो हमारी हर बात में दखल अंदाजी कर रही हैं। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। बेटा, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। वो घर की बड़ी बुढ़िया है, सबसे बुजुर्ग है वो, और पूरे घर में सबसे बड़ी हैं। मैं खुद उनके आगे बिल्कुल चुप रहती हूँ, तो तुम्हें क्या बोलूंगी? तो क्या हम उनकी ये रोज रोज की डांट ऐसे ही सुनते रहे? अरे सिर्फ 1 महीने के लिए आई है, वो जो बोलती है, जैसा बोलती है वैसा चुपचाप कर लो। फिर तो वो अपने घर चली जाएगी ना, थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो। हाँ ठीक है मम्मी जी, जब आप ही उनके सामने चुप रहती हो और वो आपको ही डांट देती है तो हमारी क्या बिसात है। दोनों बहुएं पैर पटकती हुई गुस्से में बिना खाना खाए अपने कमरे की तरफ चली गई। शनिवार की रात के 2 बज चुके थे जब रीमा, प्रिया, अनिल और सुनील दबे पांव क्लब से घर लौटे। धीरे से दरवाजा खोल सुनील, बुआ जी की आंख खुल गई तो आफत आ जाएगी। खोल दिया भाई, सब सो रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी अंदर चलो। जैसे ही अनिल ने ड्राइंग रूम की लाइट जलाई, सामने गोदावरी बुआ जी सोफे पर हाथ बांधे कड़क चेहरा लिए खड़ी थी। आ गए तुम चारों? ये कौन सा ढंग हुआ तुम्हारा? आधी आधी रात को तुम लोग कहाँ से मुंह काला करके आ रहे हो? बुआ जी, हम लोग बस पास के एक कैफे में गए थे वीकेंड मनाने। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कैफे गए थे और ये जो ऊट पटांग कपड़े तुम दोनों ने पहन रखे हैं, ये शोभा देता है क्या तुम लोगों को? ये आधे आधे कपड़ों को पहनकर तुम बाहर घूम रही हो। घर की बहू बेटी हो तुम दोनों, लाज शर्म सब बेच खाई हो। बुआ जी, आज के जमाने में कैफे जाना और ऐसे कपड़े पहना बहुत नॉर्मल है, सब पहनते हैं। हमारे सामने मत गाओ ये जमाने का रोना। मेरे रहते हुए इस घर में सिर्फ तरीके के कपड़े चलेंगे। साड़ी पहनो, सूट पहनो, अपना तन तो ढको कम से कम। ये कोई लक्षण है क्या तुम्हारे? बुआ जी, वो मेरे और सुनील के साथ ही तो गई थी, हम भी तो साथ ही में थे। अनिल, सुनील, तुम दोनों तो अपनी जुबान बंद ही रखो। तुम दोनों को तुम्हारी माँ क्या कहती है कुछ सुनाई नहीं देता है क्या? ये कौन सा ढंग हुआ? तुम्हारी बीवियों ने जो बोला तुमने आंख बंद करके सुन लिया और अपने मन से आधी रात को इन्हें बाहर ले गए। तुम्हारे सिर पर कोई बड़ा बुजुर्ग है कि नहीं जो इतनी मनमानी मचा रखी है? अगली सुबह रीमा और प्रिया सीधे अपने सास कांता के कमरे में पहुंच गई। मम्मी जी, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। बुआ जी को आए हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और उन्होंने पूरे घर में इतनी आफत मचा रखी है। हाँ मम्मी जी, रात को हमारे कपड़ों पर और हमारे बाहर जाने पर कितना चिल्लाई है वो। उन्होंने तो अनिल और सुनील को भी नहीं छोड़ा। आप कुछ बोलती क्यों नहीं है उन्हें? बेटा, मैं इस घर में कुछ नहीं कर सकती हूँ। उनके आगे तो इस घर में किसी की भी नहीं चलती है। उनको कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। पर मम्मी जी, ऐसे कैसे चलेगा? 3 दिन में ही हमारा जीना मुश्किल हो गया है। तुम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है ना, वो बात बात पर मुझे भी डांट देती है। जब वो मुझे नहीं छोड़ती तो तुम लोगों की क्या ही बिसात है? तुमसे होता है तो भाई करो, मेरे बस का नहीं है। तो पूरा क्या महीना हमें ऐसे ही डांट खाने को मिलेगा? देखो, 3 दिन का ट्रेलर तो तुम लोगों ने देख ही लिया है। अब वो यहाँ पूरे 1 महीने रहने वाली है, तो तुम्हें डांट सुननी है या चुपचाप वो सब करो जो वो कहती है, नहीं तो रोज तमाशा झेलो। अब तुम लोग अपने हिसाब से देख लो भाई, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। सास के कमरे से बाहर आकर दोनों बहुएं लॉबी में खड़ी होकर एक दूसरे से गुटुरगू करने लगी। तभी अनिल और सुनील भी वहां आ गए। रीमा, मम्मी जी ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए हैं, बुआ जी के सामने किसी की दाल नहीं गलने वाली। मुझे भी यही लग रहा है प्रिया। पूरे 1 महीने तक ये रोज रोज का तमाशा कौन झेलेगा? मेरा तो सोचकर ही सिर दर्द हो रहा है। भाई अनिल, बुआ जी का गुस्सा तो तुम जानते ही हो। इस समय उनसे टकराना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुनील। मुझे लगता है कि 1 महीना कैसे भी करके हमें मैनेज करना ही पड़ेगा।
जैसे बुआ जी चाहती है वैसे ही रहकर देख लेते हैं, उनके जाने के बाद फिर से अपने हिसाब से रहेंगे। हाँ, यही एक रास्ता है। तुम दोनों भी थोड़ा संभल जाओ और जैसा वो कहती है वैसा कर लो। सिर्फ 1 महीने की तो बात है। ठीक है भाई, जब सबने हथियार डाल ही दिए हैं तो 1 महीना हम भी जैसे बुआ जी कहती है वैसे ही रह लेते हैं। हाँ, सुबह जल्दी उठना और पूजा पाठ ही तो करना है ना, कर लेंगे। कम से कम रोज की ये कचकच से तो बच ही जाएंगे। अगले दिन से बहुओं के व्यवहार और घर के काम करने के तरीके में एक बड़ा सा सुधार आ गया था। रीमा देख, सुबह के 7:30 बज गए हैं। मैं नहा कर आ गई हूँ, तू भी जल्दी से तैयार हो जा। बुआ जी के उठने से पहले काम शुरू करना है। हाँ प्रिया दीदी, मैं भी नहा लेती हूँ। और ये देख, आज मैंने नया सूट निकाला है, तू जाकर मंदिर की सफाई कर और गोपाल जी को नहला दे। मैं किचन संभालती हूँ। ठीक है, मैं ठाकुर जी का भोग तैयार करती हूँ, तो तब तक मम्मी जी और पापा जी के लिए चाय बना ले। आज बाई से चाय मत दिलवाना। हाँ, चाय का पानी मैंने चढ़ा दिया है, आज खुद अपने हाथों से चाय सबको पिलाऊंगी। कांता और हरीश भी ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे थे। तभी रीमा चाय की ट्रे लेकर आई। मम्मी जी चाय लीजिए, पापा जी आपके लिए बिना चीनी वाली चाय बनाई है। अरे रीमा, आज तूने खुद चाय बनाई है? सुबह सुबह किचन में कैसे चली गई आज? सचमुच, आज तो सूरज पूर्व की जगह पश्चिम से निकला है क्या कांता? बहुएं सुबह 8 बजे से पहले तैयार खड़ी है। बुआ जी अपने कमरे से निकलकर सोफे पर बैठी और बहुओं को सिर पर पल्ला लिए देखकर मुस्कुराई। बुआ जी प्रणाम, ये लीजिए आपकी कड़क अदरक वाली चाय, और ठाकुर जी को भोग लग गया है, जब आप चाहे पूजा के लिए बैठ सकती हैं। जीती रहो बेटा, खुश रहो। चलो, आज तो चाय देखकर ही दिल खुश हो गया। अब लग रहा है कि मैं किसी संस्कारी घर में आई हूँ। बुआ जी, आज नाश्ते में आलू के पराठे बना रही हूँ, खुद अपने हाथ से। आपके लिए बिना तेल का पराठा सेक दूं ना? हाँ बेटा, बिल्कुल। चलो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। कम से कम घर की लक्ष्मी किचन में तो लौटी। 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया। घर का पूरा माहौल बदल चुका था। रीमा और प्रिया रोज सुबह समय पर उठती, खुद सारा खाना बनाती और घर के सारे नियम कायदों का पालन करती थी। गोदावरी, बुआ जी और कांता एक कमरे में एकांत में बैठी थी। कांता, आज सुबह से देख रही हूँ तेरी दोनों बहुएं घर में भीगी बिल्ली बनकर घूम रही है। पैर के अंगूठे भी बाहर नहीं दिख रहे हैं इनके। जी, ये सब आपके तानों का ही असर है, वरना पहले तो ये दोनों इस घर को होटल समझती थी। जब मर्जी आई, जब मर्जी गई। अरे कांता, शेर को काबू में करने के लिए खुद सवा शेर बनना पड़ता है। अगर मैं 2 दिन इनके आगे कड़क होकर नहीं खड़ी होती तो या अनिल और सुनील को अपने इशारों पर नचाती रहती। कल प्रिया मुझसे पूछ रही थी कि बुआ जी शाम को खाने में क्या बनाऊं। मैंने भी कह दिया कि जो तेरे ससुर जी को पसंद है वही बनेगा। सच में जीजी, आपकी ये घुट्टी काम कर गई। अब तो दोनों पतियों को आप कहकर बुलाती है। नाम तो ऐसे लेती थी जैसे इनके बचपन की लंगोटिया यार हो। अब जाकर इन्हें समझ आया कि बड़ों का लिहाज और पति की इज्जत क्या होती है। देख कांता, तेरी बहुएं अब बिल्कुल सही रास्ते पर आ गई हैं। अब तो कोई शिकायत नहीं है तुझे? हाँ जीजी, सचमुच कमाल ही हो गया। मुझे तो पूरा भरोसा था कि ये दोनों सिर्फ आप ही के डर से ठीक होंगी। आपके अलावा इन्हें कोई लाइन पर नहीं ला सकता था। अरे, जब तक सीधी घी से उंगली ना निकले तब तक उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। 1 महीने में दोनों को घर संभालना सिखा दिया मैंने। कांता ने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। 1 महीने पहले घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था और दोनों बहुएं कांता की एक बात नहीं सुनती थी। कांता ड्राइंग रूम में अकेली बैठी सिर पकड़कर रो रही थी। हे भगवान, ये बहुएं तो अब पूरी तरह से मेरे हाथ से निकल गई हैं। मैं इन्हें जितना समझाती हूँ ये उतना ही सर पर चढ़ती है। कांता, छोड़ो ना, आज के जमाने के बच्चे हैं, तुम क्यों अपना खून जलाती हो रोज रोज? ऐसे कैसे छोड़ूं हरीश जी? ना समय पर उठना, ना खाना बनाना, सारा दिन बस हुक्म चलाना और तू तड़ाके से बातें करना। इनको मैं अब अपने दम पर नहीं सुधार सकती हूँ। अब इस घर में सिर्फ एक ही इंसान इन्हें सीधा कर सकता है, वो है हमारी गोदावरी जीजी। कांता ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और गोदावरी बुआ जी का नंबर डायल किया। हाँ कांता, राम राम। सुबह कैसे फोन किया तूने? सब ठीक तो है ना वहाँ? राम राम जीजी, सच कहूँ तो यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। आपको तुरंत यहाँ आना ही होगा जीजी। अरे पर क्या बात हो गई अचानक? तू तो जानती है कि मेरे पैरों में आजकल कितनी तकलीफ रहती है, मुझसे ज्यादा चला फिरा नहीं जाता।
जी जी, आपके पैर की तकलीफें समझती हूँ, पर इस बार आपको अपने इस भाई के घर की इज्जत बचाने के लिए आना ही होगा। अब ये घर नहीं संभल रहा, आपको अपनी भतीजे बहू और भतीजों को आकर सीधा करना होगा। कांता, साफ साफ बता, आखिर ऐसी बात क्या हो गई है जो तू इतनी परेशान है? बच्चों ने कुछ किया क्या? जी जी, वो सब मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती। आप बस यहाँ आ जाओ, जब अपनी आंखों से देखोगी तो अपने आप सब समझ जाओगी। अब आप ही इस घर को बचा सकती हो और इन सबको सुधार सकती हो। अच्छा ठीक है, तू इतनी आफत मचा रही है तो मैं कल ही गाड़ी से आती हूँ, देखती हूँ कौन कितना बिगड़ गया है वहाँ। कांता ने राहत की सांस लेते हुए फोन रख दिया और मन ही मन मुस्कुराने लगी कि अब बहुओं की खैर नहीं। कमरे की लाइट वापस जल उठी और कांता ने अपनी आंखें खोली। सामने गोदावरी बुआ जी उसका हाथ पकड़े मुस्कुरा रही थी। क्या सोच रही हो कांता? कहाँ खो गई तू अचानक? कुछ नहीं जीजी, बस पुराना वक्त याद आ गया कि कैसे मैंने आपको फोन करके यहाँ बुलाया था। अगर आप उस दिन नहीं आती तो आज ये घर बिखर चुका होता। अरे ननद भाभी का रिश्ता होता ही ऐसा है, तूने याद किया और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वैसे अब सब सही है ना, या और भी कुछ बाकी रह गया है जो मुझे करना है? नहीं नहीं जीजी, आपने जितना किया है ना वो इस घर के लिए बहुत है। बिल्कुल ठीक है सब। बस मुझे यही चाहिए था कि बच्चे सुधर जाए। ये घर वाकई बिगड़ रहा था, जो आप अपने चटपटे तानों से सुधार कर जा रही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीजी। चल चल, अब ज्यादा मक्खन मत लगा मुझे। अब ये बता कि मेरा काम तो पूरा हो गया, तो क्या मैं अब अपने घर वापस जाऊं? हाँ हाँ जीजी, अब तो बहुएं खुद किचन संभालती हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जा सकती हैं। ठीक है, फिर अनिल और सुनील से कह दे कि मेरी कल सुबह की टिकट करवा दे, मैं निकलती हूँ। ठीक है जीजी, मैं अभी अनिल को बोलकर आपकी टिकट पक्की करवा देती हूँ। अगले दिन सुबह ड्राइंग रूम में अनिल, सुनील, रीमा और प्रिया बुआ जी का सामान पैक करके खड़े थे। बुआ जी ये लीजिए, रास्ते के लिए मैंने आपकी पसंदीदा मेथी के थेपले और अचार पैक कर दिया है, सफर में खा लीजिएगा। और बुआ जी, आपकी दवाइयाँ मैंने इस छोटे से बैग के ऊपर रख दी है, समय पर ले लीजिएगा, हमें आपकी बहुत याद आएगी। बुआ जी ने दोनों बहुओं के सिर पर हाथ रखा और उन्हें गले से लगा लिया। जीती रहो मेरी बच्चियों, भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। याद रखना, घर की लक्ष्मी अगर संस्कारी हो तो पूरा घर स्वर्ग बन जाता है। अब ऐसे ही प्यार से रहना सब। बुआ जी, गाड़ी नीचे आ गई है, चलिए मैं आपका सामान गाड़ी में रखवा देता हूँ। हाँ बुआ जी चलिए, आपके बिना अब घर सूना सूना लगेगा। अच्छा कांता, हरीश, अब मैं चलती हूँ। बच्चों का ध्यान रखना और बहू को ज्यादा ढील मत देना अब। प्रणाम जीजी, ठीक से पहुंचकर फोन कर दीजिएगा। गोदावरी बुआ जी हंसते हुए अनिल और सुनील के साथ घर से बाहर निकल गई और पूरा परिवार मुस्कुराते हुए उन्हें विदा कर